हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में भी हमने 1D मोशन अंडर द ग्रेविटी ही डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा मैं एक बार उस चीज़ को ब्रीफ करूँगा, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के 1D मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स अपन समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दो केसेस को डिस्कस किया था। पहला केस हमने ये कहा था कि पार्टिकल को u स्पीड से अगर ऊपर की तरफ फेंके तो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच करके हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने ये बोला था, इस पॉइंट को हमने बी बोला था। ठीक, साइन कन्वेंशन की हमने बात की थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला था। साइन कन्वेंशन हमने ले लिया था कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। तो जो भी वेक्टर हमको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। हमने मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया था, तो एक्सप्रेशन मिला था h = u²/2g। ये हमको मैक्सिमम हाइट मिली थी। किस तरह से मिला था, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो एज ए रेफरेंस पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट u²/2g, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम हमने कैलकुलेट किया था, वो मिला था u/g। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का टाइम t2 = u/g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हमने t या कैपिटल T बोला था वो 2u/g आया था। ग्राउंड पर टकराते टाइम में पार्टिकल की स्पीड अगर v है तो हमको v = u मिला था। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हमको मिले थे। सेकेंड केस फिर हमने डिस्कस किया था, तो हमने पार्टिकल को h हाइट से रिलीज किया था, ड्रॉप किया था, छोड़ दिया था, तो u = 0 आया था। पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आया और ग्राउंड से मान लो v से टकराया, v स्पीड से। तो हमने a से b तक का टाइम कैलकुलेट किया, वो हमको मिला था √2h/g। ग्राउंड पर टकराते टाइम में उसकी स्पीड को कैलकुलेट किया था तो √2gh। ये एक्सप्रेशंस हमको मिले थे। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अभी मैं ब्रीफ करके जो रिजल्ट्स है वो डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ओके, फिर इससे रिलेटेड एक दो सिंपल से क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। अब कुछ और एग्जांपल्स अपन लेकर के चलते हैं, चीज़ और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लो हमने एक पत्थर को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, स्पीड है उसकी 40 मीटर/सेकेंड। तो हमारे ये पत्थर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ए पॉइंट से हमने उसको फेंका था, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट बी है, फिर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको। मैं अगर आपसे कहूं कि 5th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कैलकुलेट करो कितना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और स्टोन, पत्थर ने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले तो इस चीज का मतलब समझो बेटा। एक मैं आपसे बोलूं 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एक मैं आपसे कहूं 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, क्या दोनों चीजों में डिफरेंस है? 5 सेकंड के डिस्टेंस का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट t = 0 to t = 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम कहेंगे 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस। और एक मैं कहता हूं 5th सेकेंड, तो इसका मतलब 5वें नंबर का जो सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो 5th सेकेंड कौन सा होगा, t = 4 से t = 5 के बीच में ये जो एक सेकेंड है, इसी को अपन 5th सेकेंड कहेंगे। 5वां सेकेंड, तो 5 सेकेंड और 5वां सेकेंड दो अलग अलग चीजें हैं। 5 सेकेंड अगर मैं काउंट करूंगा तो 0 से 5 तक काउंट करूंगा। 5वां सेकेंड अगर मैं काउंट करूंगा तो 4 से 5 के बीच में 1 सेकेंड। मैं कहता हूं 4th सेकेंड, तो इसका मतलब 3 से 4 के बीच का 1 सेकेंड। मैं आपसे कहता हूं 7th सेकेंड, इसका मतलब 6 से 7 के बीच का वो जो 1 सेकेंड है, 7वां सेकेंड, दैट इज 7th सेकेंड। तो क्या हम किसी भी पर्टिकुलर 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं? एक बार उस कॉन्सेप्ट को देख लेना। अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है उसका एक बार केस लेकर के चलते हैं, फिर 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में भी उसको अप्लाई कर देंगे। हमने कहा कि हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है,
और इस पर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है a, ठीक। मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो nth सेकंड का, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक पर जाओ बेटा, कि हो गया t इक्वल्स टू 0, यहाँ कोई t इक्वल्स टू n हो रहा है और यहाँ कहीं हम मान लेते हैं t इक्वल्स टू n-1। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फिफ्थ सेकंड, तो आप कहोगे कि t इक्वल्स टू 5 है, t इक्वल्स टू 4 है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो फिफ्थ सेकंड है। nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, n-1 से n के बीच। तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है nth सेकंड का, मतलब Sn। कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल सी बात है कि हम n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जिसको S1 मान लिया, और हम n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें जिसको S2 मान लिया। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S1 इक्वल्स टू u, t की वैल्यू n प्लस में 1/2 a n स्क्वायर, ये n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S2 इक्वल्स टू u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S1 माइनस S2 इक्वल्स टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n-1 माइनस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। सो Sn इक्वल्स टू, अब इसको और इसको देखना बेटा, u को अगर मैं कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में n-n+1, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन भी चेंज कर दिया मैंने, प्लस इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो हाफ a कॉमन, ब्रैकेट में n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप इधर लेता हूँ लेफ्ट में, तो Sn इक्वल्स टू, ये n से n कैंसिल हुआ तो ये u आ गया, प्लस में हाफ a, ब्रैकेट में अगर देखें तो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n² माइनस 1 और प्लस में 2n, ये हमारा n² से n² कैंसिल हो गया। तो Sn इक्वल्स टू कितना मिला, u प्लस हाफ a 2n-1, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपसे कहूँ कि फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दोगे। मैं कहूँ सेवन्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो n इक्वल्स टू 7, 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो n की वैल्यू 10, तो डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमको उस पर्टिकुलर एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें एक बार, थोड़ा ध्यान से। ये जो पीछे की चीज़ मैंने रिवाइज कराई थी इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। हमसे कहा कि फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कैलकुलेट करो, तो हमने इसको काम में लिया Sn इक्वल्स टू, अब एक्सप्रेशन या इक्वेशन तो हमारे पास में है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, u की वैल्यू हो गई है प्लस का 40 प्लस में 1/2, a की वैल्यू माइनस g मतलब -10, नेगेटिव लेंगे ना, और n कितना हो गया है 5, क्योंकि फिफ्थ सेकंड की बात हो रही है, -1 कर दिया, तो इक्वल्स टू 40, ये कैंसिल हो गया 5, तो ये माइनस का 5 ब्रैकेट में 9, तो ये आ गया माइनस का 5 मीटर। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज आप यहाँ पर हो सकते हो कि सर आपने जो कैलकुलेट किया वो नेगेटिव आया और कैलकुलेट करना था अपन को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव आ नहीं सकता। ये जो बेटा Sn अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ये फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल में ये फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 5 मीटर हो रहा है नीचे की तरफ। अब जरा इसको एक बार इस फिगर में अब चेक करके देखते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है। भाई t इक्वल्स टू 0 पर तो हमारा पत्थर यहाँ पर है, शायद
मैक्सिमम हाइट पर बी पॉइंट पर वो 4 सेकंड में होगा। टाइम कैलकुलेट करके देख लेंगे तो 5 सेकंड पर हमारा पत्थर यहाँ कहीं होगा और नीचे आ रहा होगा। तो 4 से 5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट पहली बात नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो गया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो हम अब क्या ये 5वें सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है? मतलब मैं आपसे पूछूं कि 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 5th सेकंड का डिस्टेंस, क्या दोनों चीज़ें इक्वल हैं? दोनों चीज़ें इक्वल है। 4 से 5 के बीच में देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 5वें सेकंड में। ठीक। अच्छा, हम हमारे आंसर को अब एक दूसरे तरीके से कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि हम 4 से 5 सेकंड के बीच में बात करें। इस फिगर पर ध्यान लगाएं। 4 से 5 के बीच में बात करेंगे तो टाइम हो गया 1 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। सेकंड इक्वेशन हमने लगाया s = ut + ½ at²। u की वैल्यू 0, प्लस में 1/2, g की वैल्यू -10, t की वैल्यू 1 का स्क्वायर -5 मीटर भी आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। से यस और नो? तो ये आ गया -5 मीटर। ठीक। थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना बेटा इस चीज़ को। अभी मैं इस पर बेस्ड एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आपको, एक अच्छा क्वेश्चन। बट पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर कर लो। हमने nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट SN के एक्सप्रेशन से निकाला, वो -5 आया। हमने फिगर में चेक करके देखा तो 5वें सेकंड का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, तो हमने कह दिया 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर। हमने इस चीज़ को 4 से 5 सेकंड के बीच में सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके भी निकाला, तो वही हमारा सेम आंसर निकल कर गया है। ठीक। अब इसी में मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ, बट उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, उससे कॉन्सेप्ट लेकिन हमारा बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है। u की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं। u की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं? मान लो 45 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका है। 45 मीटर पर सेकंड से फेंका भाई। ठीक है भाई, 45 मीटर पर सेकंड से फेंका, बहुत अच्छी बात है, फेंका तो। अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया। मैं वही क्वेश्चन कहता हूं कि 5th सेकंड में डिस्टेंस और 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलो, मैंने पहले कहा कि 5th सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 5th सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब आपने कहा सर हमारे पास में xn का एक्सप्रेशन है, हम डायरेक्ट वहीं से निकालेंगे। सही बात है। तो 5th सेकंड के लिए अपन क्या लिखेंगे? SN = u की वैल्यू 45 + 1/2, a की वैल्यू -10 और ब्रैकेट में 2 × n कितना हो गया? 5 -1। ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत अच्छी एक बात समझने को मिलेगी। 45 ये कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, माइनस लग गया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये 45 आ गया और ये = 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? हमने जब SN से कैलकुलेट किया, यही बस हम नोटिस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने SN से कैलकुलेट किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि 5th सेकंड में हमारा पार्टिकल चला ही नहीं, मूव ही नहीं कर रहा? और यहाँ अगर मैं मोशन को देखूं तो कंटिन्यूसली हमारा पार्टिकल चल रहा है। तो फिर 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आया? और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 भी आया तो 5th सेकंड में डिस्टेंस कितना आया? ये सोचने वाला पॉइंट है। तो पहले हम इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें बेटा कि 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों मिल रहा है, सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। या हमारी इस एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, या हमारी अप्रोच में कुछ गड़बड़ है। तो एक बार हम यहाँ पर पार्टिकल या S1 जो कुछ भी लिया है उसकी मोशन की स्टडी कर लेते हैं कि 45 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर फेंका तो B पॉइंट पर बेटा वो कब होगा?
बी पॉइंट पर होगा 4.5 सेकेंड पर। अब ये कैलकुलेशन तो आप सभी कर सकते हो यू अपॉन जी से। तो बी पॉइंट पर होगा वो 4.5 सेकेंड पर, यहाँ होगा। इसका मतलब t इक्वल्स टू 4 पर वो यहाँ कहीं होगा और ऊपर जा रहा होगा। तो t इक्वल्स टू 5 पर वो यहाँ कहीं होगा और नीचे आ रहा होगा, क्योंकि 4.5 पर वो ऊपर है, तो 4 पर वो ऊपर जा रहा होगा और 5 पर वो नीचे आ रहा होगा। 4.5 तो दोनों के बीच का है ना टाइम, 4 और 5 के बीच का। तो 4 सेकंड पर वो ऊपर जा रहा होगा और 5 सेकंड पर वो नीचे आ रहा होगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि t इक्वल्स टू 4 पर वो जिस पोजीशन पर है, t इक्वल्स टू 5 पर भी उसी पोजीशन पर हो, सेम पोजीशन पर हो। और सेम पोजीशन पर होगा तो 4 से 5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। लॉजिकली बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सप्रेशन से जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको एक बार फिगर में भी तो चेक करके देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उस चीज़ को भी तो एक बार फिगर में चेक करना जरूरी है। तो 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 आ गया। अच्छा, डिस्टेंस की अगर बात करें तो अब 5वें सेकंड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? 5th सेकंड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो सोचें। 5th सेकंड का डिस्टेंस है कौन सा? ये प्लस ये पूरा ही तो है। तो कैसे कैलकुलेट करें? हम एक काम कर लें, 4 से 4.5 के बीच का कैलकुलेट कर लें, या 4.5 से 5 के बीच का कैलकुलेट कर लें, उसको डबल कर दें। हमने डिसाइड किया कि 4.5 से 5 के बीच का लेते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंगे तो u की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो टाइम कितना हो गया? 4.5 से 5 के बीच में 0.5 हो गया। हमने उसको कैलकुलेट किया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 और प्लस में 1/2 और g की वैल्यू माइनस का 10 और टाइम इंटरवल हो गया 0.5 और उसका स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 5, तो आ गया माइनस का 5 और इनटू में 0.25 कितना मिला? 1.25। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ? नेगेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, बट बेटा ये है कितना? ये है 1.25। तो बताओ डिस्टेंस कितना आया? डबल कर दें तो डिस्टेंस आ गया 2.50 मीटर। ये डिस्टेंस कवर हो रहा है 5th सेकंड में। समझ में आया या नहीं आया? तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो वो 0 आ जाए। जैसे ये सिचुएशन में 4 सेकंड पर पार्टिकल जहाँ पर था 5 सेकंड पर भी वहीं आ गया, तो 4 से 5 सेकंड मतलब जो 5वां सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 मिला। डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई एक साइड हमने कैलकुलेट कर लिया, 4.5 से 5 तक का कैलकुलेट कर लिया, उसको डबल कर दिया तो डिस्टेंस 2.50 मीटर आ गया। ये चीज़ क्लियर है? अच्छी तरह से इसको देखना है। अब एक अच्छी प्रॉब्लम और कराता हूँ मैं आपको, उस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। एक्चुअल में हम ये जितने भी बेटा अभी केसेस या क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को, वायु का प्रतिरोध, उसको कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में एयर का भी रेजिस्टेंस लगता है। एयर की वजह से भी एक प्रतिरोध आता है, ठीक है? उसको कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमने पार्टिकल को ए पॉइंट से u स्पीड से फेंका, वो b पॉइंट पर पहुंच करके रुकेगा, v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर वो वापस आएगा। अब हमने सिचुएशन क्या ली कि अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, मतलब हम ऐसा कहें कि एयर की वजह से एक फोर्स लग रहा है, उसको हम कंसीडर करें। अभी तक जितने भी केसेस लिए थे उनमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट माना जा रहा था। एयर रेजिस्टेंस की अगर किसी क्वेश्चन में बात नहीं है तो इसका मतलब आप उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हो। एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस लगता है जब कोई भी चीज़ हवा में से पास होती है तो हवा की वजह से उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो उसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, उसी को अपन एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो एयर रेजिस्टेंस से जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब इस सिचुएशन में ए से बी तक का टाइम t1 और बी से वापस ए तक का टाइम t2 मान लिया जाए, तो हमको कंपेयर करना है t1 और t2 को। क्या t1 और t2 अभी भी इक्वल आएगा, या t1 ग्रेटर देन t2 आएगा, या फिर t1 लेस देन t2 आएगा, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब अपन इनमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो पहले एयर रेजिस्टेंस वाली चीज़ को क्लियर करो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही है,
वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा ही करेगा। ठीक है, हमारा पार्टिकल जब ए से बी जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा बेटा, सही बात है। एयर रेजिस्टेंस नीचे लगा और उसकी वैल्यू एफ है, तो एफ की वजह से नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन आया उसको अपन ने ए मान लिया। तो ये ए एक्चुअल में किसकी वजह से माना है हमने, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और जी किसकी वजह से है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ का ग्रेविटी का जो फोर्स है उसकी वजह से। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ए आ गया, ग्रेविटी की वजह से जी आ गया। तो हमारा पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का जब केस है, राइट, तो नीचे की तरफ ऊपर जाने का जब केस है तो नीचे की तरफ अब नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी नीचे की तरफ था, अब हम ए भी नीचे की तरफ ले रहे हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा जी प्लस ए, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो। बोलो बात क्लियर। और जब हमारा पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा मतलब बी से ए की तरफ आएगा तो एयर रेजिस्टेंस अब ऊपर लगेगा, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब ए का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो बेटा अब जब नीचे आने का केस है तो अब नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना बोलोगे, जी नीचे की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है, तो अब नीचे की तरफ नेट कितना आ जाएगा, जी माइनस ए। ये दो सिचुएशन समझ में आई या नहीं आई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बस। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाए तो हम नीचे की तरफ लिखेंगे जी प्लस ए, और जब हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ आए तो हम नीचे की तरफ लिखेंगे जी माइनस ए। ये चीज़ अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, ए की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो अब हम ए से बी तक का टाइम अगर कैलकुलेट करें और फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u, और ये आ गया माइनस का g प्लस ए टाइम t1, तो t1 कैलकुलेट हो गया u अपॉन g प्लस ए, ये हाइट तक पहुंचने का टाइम। अब हमको b से a तक का टाइम कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है नहीं, टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो हम a से b तक की वापस बात करें और हाइट कैलकुलेट करें, ए से बी तक की बात करके हाइट कैलकुलेट करें, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी को कर दिया हमने 0, यू तो यू है, यू स्क्वायर प्लस में 2, ए कितना आ गया, माइनस का आ गया क्योंकि नीचे की तरफ है, और कितना आ गया, कितना आ गया, नीचे की तरफ जी प्लस ए आ गया, और हाइट आ गई है h। अच्छा h भी माइनस का आएगा क्या प्लस का आएगा, h प्लस का आएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर हम h को कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए, ये हाइट आ गई हमारे पास। बोलो बात क्लियर है। अब b से a तक की बात करो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। b से a तक की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए, टाइम हमको कैलकुलेट करना है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई किया, बी टू ए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हो गया एच, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस कितना यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए इक्वल्स टू ये 0, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ है, तो ये आ गया जी माइनस ए। ध्यान रखना अब ये लग रहा है, और ये टाइम आ गया t2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो t2 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए, और ये आ गया जी माइनस ए। यहाँ से अगर मैं t2 को कैलकुलेट करूँ तो मिल जाएगा u अपॉन जी प्लस ए जी माइनस ए अंडर द रूट। ये बेटा हमारे पास में t2 आया। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, कुछ दिक्कत हो तो दोबारा देख लेना, और फिर भी सॉल्व नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट इसको पूछ जरूर लेना, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो t1 और t2 दो चीज़ें आ गई हमारे सामने, अब कंपेयर करना है कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो उसका एक तरीका है, हम पहले t1 को कुछ उसी शक्ल में लिखें जिस शक्ल में t2 लिखा हुआ है। तो u अपॉन, हमने g प्लस ए को क्या लिखा, g प्लस ए और रूट में। बोलो बात क्लियर हो गई ना भाई, g प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, वही g प्लस ए आ जाएगा।
अच्छा, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि इसको और इसको भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में u है, दोनों में अपॉन में रूट है, g प्लस ए है, g प्लस ए है, इस चीज का डिफरेंस है। तो बेटा ये वैल्यू कम है क्योंकि माइनस लग रहा है ना, और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो T1 कम आएगा, और बेटा ये वैल्यू अगर कम है तो T2 ज़्यादा आएगा। तो हम क्या कहेंगे, T2 ग्रेटर देन T1। कंक्लूजन क्या निकला, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, अगर एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए तो हाइट तक पहुंचने का टाइम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के टाइम से कम होगा, मतलब ऊपर से नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्कस किया है। क्लियर है यहाँ तक की बात, देख लेना इसको अच्छी तरह से। एक और क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ी सी अलग अलग वेराइटीज़ करा देता हूँ जिससे अपन को पता लग जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और थोड़ा सा अपन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि हमने किसी पत्थर को किसी हाइट से छोड़ दिया, मतलब u इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो ऐसा आया स्ट्रेट लाइन में और यहाँ आकर के बी पॉइंट से टकराया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी तक का जितना भी टाइम है, उस टाइम का जो लास्ट सेकंड है, उसका जो लास्ट सेकंड है, उस लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो टोटल हाइट का 16/25 टाइम है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन द लास्ट सेकंड इज 16/25 टाइम ऑफ टोटल हाइट। तो टोटल हाइट अगर मैं h मान कर चलूं तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 16h/25। यही तो बात हुई कि लास्ट सेकंड में इतना कवर हो रहा है। तो बताओ टोटल हाइट कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया, लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो टोटल हाइट का 16/25 है। तो बताओ टोटल हाइट कितनी है। अब एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप खुद इसको ट्राई करना, फिर उसके बाद में चेक करना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट सेकंड मान लो ये C से B तक का, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 16h/25 कवर हो रहा है लास्ट सेकंड में। हमने टोटल टाइम A से B तक का T मान लिया, T सेकंड, A से B तक का टोटल टाइम T मान लिया। तो C से B तक का जो टाइम है क्या वो Tth सेकंड है, मतलब Tवां सेकंड। सोचो, एग्जांपल लो, अगर मैं कहूँगी A से B तक का टोटल टाइम 10 है, मतलब T की वैल्यू 10 है, तो यहाँ C से B तक का टाइम कौन सा है, 10वां सेकंड ही तो है, मतलब 10th सेकंड ही तो है। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, टोटल टाइम अगर 8 सेकंड है तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 8वां। मैं कह रहा हूँ टोटल टाइम T है तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, Tवां। हुआ या नहीं हुआ। तो अब अपन दो काम करें, एक तो A से B तक की बात करें, सेकंड इक्वेशन लगाएं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। S हो गया माइनस का h, ये हो गया 0, प्लस में 1/2 माइनस का g, और t², माइनस माइनस को कर दिया प्लस। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो h इक्वल्स टू हाफ GT², ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया, इक्वेशन A। अब nth सेकंड वाला एक्सप्रेशन लगा देते हैं अपन की, nth सेकंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, तो nth सेकंड मतलब लास्ट सेकंड ले रहे हैं अपन, तो C से B तक की बात कर रहे हैं भाई। तो nth सेकंड के लिए अपन क्या लिख देंगे, माइनस का 16h/25, इतना ही तो हो रहा है, इक्वल्स टू u की वैल्यू हो गई 0, माइनस का 1/2 g, और 2, n का मतलब हो गया Tth सेकेंड, तो T माइनस 1। बोलो बात क्लियर, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो 16h/25 इक्वल्स टू 1/2 g और 2t माइनस 1। ये हमारे पास में इक्वेशन B आ गया।
अब अपन a से h की वैल्यू b में रख दें, दोनों ने ना h और t, तो h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में रख देते हैं। तो हमने लिख दिया 16/25, h को लिख दिया हाफ gt स्क्वायर और इक्वल्स टू हाफ g 2t माइनस 1, हाफ g सोल्व किया तो 16t स्क्वायर इक्वल्स टू 50t माइनस 25, 16t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सही है सुन लो। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, शायद 400 आ जाएगा। तो 50 को डिवाइड कर देते हैं 40 और 10 में, ऊपर लिख रहा हूँ कॉर्नर में। तो बेटा ये हो गया 16t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 10t और प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8t को मैंने कॉमन लिया तो 2t माइनस 5 माइनस यहाँ से मैंने कॉमन लिया 5 को तो ये आ गया 2t माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। तो 8t माइनस 5 और 2t माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। 8t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो t इक्वल्स टू 5/8 आ रहा है, और 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो t इक्वल्स टू 5/2 आ रहा है। तो t की दो वैल्यूज़ हैं क्या? पहले तो ये चीज़ कंफर्म करो। h तो उसके बाद निकालेंगे भाई, t की वैल्यू पुट करेंगे। अब t की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो h की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए, तो h की 2 वैल्यू आएंगी, आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। हमने t की 2 वैल्यूज निकाली तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बेटा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो लास्ट सेकंड अपने आप में 1 सेकंड होगा, मतलब c से b तक 1 सेकंड तो है ही, तो लास्ट सेकंड अपने आप में 1 सेकंड है। इसका मतलब a से b तक का जो टोटल टाइम आएगा वो तो 1 सेकंड से ज़्यादा ही आएगा भाई। किसी मोशन में अगर हम लास्ट 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो लास्ट ही अपने आप में 1 सेकंड है, खुद ही 1 सेकंड का इंटरवल है, तो टोटल टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड से ज़्यादा होना ही होना है। इसका मतलब टोटल टाइम तो 1 से ज़्यादा आएगा ही आएगा, और ज़्यादा आएगा तो t की वैल्यू 5/8 तो नहीं हो सकती, क्योंकि तो लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब t की वैल्यू 5/2 होगी, मतलब 2.5 ये होगा हमारा t। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि टोटल टाइम 1 सेकंड से ज़्यादा ही मिलना है। जब हम लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम तो 1 सेकंड से ज़्यादा आएगा ही आएगा सर, कॉमन सेंस है तो t इक्वल्स टू 2.5 हो गया। अब यहाँ से या वहाँ से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से अपन h को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 10 और t की वैल्यू हो गई है 5/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 5, तो 5 इंटू 25 अपॉन में 4, सही कर रहा हूँ, तो 125/4, तो ये कितना आ गया 1.25 मीटर। ये अपना आंसर है भैया। जो प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े बड़े चीज़ें, सही क्वेश्चंस हैं ये, सही क्वालिटी की चीज़ें, इनको ढंग से देखना है अच्छे तरीके से। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? 100% समझ में आ गई? ठीक। एक प्रॉब्लम और करा रहा हूँ मैं आपको, वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देख लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि सेम हाइट पर साथ 3 पत्थर हैं, सेम हाइट पर A B C। हमने A को यहाँ से छोड़ा तो U इक्वल्स टू 0, ऐसे गिरेगा स्ट्रेट। B को हमने U से नीचे फेंका, ये भी ऐसे आएगा स्ट्रेट, और C को हमने U से ऊपर फेंका तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा स्ट्रेट। ये ऐसे गया और ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ गया, ये टकराया। तीनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? इनिशियल का, यहाँ रिलीज किया है, यहाँ U से नीचे फेंका है और यहाँ U से ऊपर फेंका है, ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि A को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा T, B को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा T1 और C को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा T2। तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ऑप्शन है T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, सेकेंड ऑप्शन है कि T स्क्वायर इक्वल्स टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है कि T स्क्वायर इक्वल्स टू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है कि T इक्वल्स टू
T1 T2 अंडर द रूट। फिफ्थ ऑप्शन भी हम कह देते हैं कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपने लेवल पर 2 बार 3 बार इसको ट्राई करके देखिए, पॉज कर दीजिए स्क्रीन, फिर जब सॉल्व करके देख लो तो अब जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको देखना। बेटा हमने ए के लिए बात की, तीनों के लिए कॉमन बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम है, h। हमने ए के लिए बात की, नीचे गिरा, टाइम t लगा, डिस्प्लेसमेंट h आया। तीनों के लिए हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए के लिए मैंने अप्लाई किया तो h की वैल्यू माइनस h हो गई, ये 0 आ गया, माइनस का 1/2 g टी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने b के लिए अप्लाई किया तो माइनस का h, u भी नीचे की तरफ है, माइनस का u, t1 माइनस का हाफ जी t1 स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये नंबर 2। तीसरे के लिए बात करें तो u से ऊपर फेंका, डिस्प्लेसमेंट तो h ही आ रहा है, सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया तो माइनस का h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही है, और ये u प्लस का आएगा t2 माइनस का हाफ जी t2 स्क्वायर, नंबर 3। कहानी क्लियर है यहां तक अच्छे तरीके से ना? 3 इक्वेशन हमारे पास में आ गए, इसका माइनस कॉमन ले लो आप, यहां माइनस लगा दो और ये प्लस कर दो, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है सर। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अब थोड़ा सा मैथ्स अपन को लगाना पड़ेगा। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि u वाली जो टर्म है वो नहीं है, गायब है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में u वाली टर्म है। अपन एक काम करें, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व करके एक नया इक्वेशन बनाए जिसमें से u वाली टर्म गायब हो जाए। फायदा क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। u वाली टर्म को दोनों को मिला करके गायब करना है। कैसे? यहाँ ut1 है, यहाँ माइनस ut2 है। हमने कहा कि साहब इस इक्वेशन को तो t2 से और इस इक्वेशन को t1 से कर लो मल्टीप्लाई। बेटा अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, है ना, ध्यान से करना अब इसको। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, h t2 इक्वल्स टू यू t1 t2 और प्लस में हाफ जी t1 स्क्वायर t2। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, h t1 इक्वल्स टू माइनस यू t1 t2 और प्लस में हाफ जी t1 t2 स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये मर जाएगा। लेफ्ट में क्या आ जाएगा, h कॉमन, ब्रैकेट में t1 प्लस t2, सही चल रहा हूँ, इक्वल्स टू इन दोनों की अगर बात करें काफ़ी कुछ कॉमन है, हाफ जी t1 t2 कॉमन, तो ब्रैकेट में t1 प्लस t2 आ गया। देखते रहना ढंग से, और ये ब्रैकेट से ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल, तो h इक्वल्स टू हाफ जी t1 t2 आया बेटा, इक्वेशन नंबर 4। फायदा क्या हुआ, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो आप, मतलब इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों h है, और जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी t1 t2 हाफ जी, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू t1 t2 और t इक्वल्स टू t1 t2 अंडर द रूट। फोर्थ ऑप्शन, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, होपफुली समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो एक्चुअल में हमने इस वीडियो में 1D मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे प्लस लेना है, कैसे माइनस लेना है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन डिसाइड करना, कौन सा इक्वेशन अपन को कब अप्लाई करना चाहिए, वो सारा कॉन्सेप्ट तो अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तो उस चीज़ को अप्लाई करने की अपन ने कोशिश की है कि जो कुछ भी हमने सीखा उसको क्वेश्चंस में अप्लाई किस तरीके से करना है। तो जब अपन उसको अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम देखेंगे आपसे सॉल्व हो गई होगी, आपने ट्राई करके देखा होगा तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने कर लिया हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो, नहीं होने में कोई परेशानी नहीं है बेटा, लेकिन जब आप उसको ट्राई करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, और जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस तरह से
अप्लाई किया जा रहा है। एक नया जो अपन ने सीखा वो है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो सही मायने में तो वो nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, बट वही बात कि पार्टिकल अगर सीधा सीधा ही चले तो अपन उसको nth सेकेंड का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में वो एक्सप्रेशन nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का है। जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, अब यहाँ से डिस्टेंस नहीं मिलेगा हमको। डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने दूसरा तरीका काम में लिया था कि 4.5 से 5 तक का निकालो और डबल करो। तो हमने डिस्टेंस को इससे कैलकुलेट नहीं किया था। पार्टिकल कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेट लाइन में चलता रहे तो फिर हम इसको nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? अच्छी तरह से इसको देखना। 4-5 जो भी प्रॉब्लम्स अपन ने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। इनको अच्छी तरह से देखना है, समझना है। बाकी का डिस्कशन फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना ही है। ठीक है बेटा, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।